नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुजरात का चुनावी शोर खत्म हो गया है और अब सबकी नजरें कल आने वाले फाइनल नतीजे पर टिकी है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के लिए ये उनकी पहली अग्नि परीक्षा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात की जीत 2019 के चुनाव के लिए बेहद अहम है। इसलिए गुजरात को जीतने के लिए हर नेता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। गुजरात के चुनावी समर में दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप के बाउंसर और यॉर्कर डाले गए। किसी ने उन बाउंसर पर चौके छक्के जड़े तो कोई यॉर्कर पर क्लीन बोल्ड हो गया। आइए दिखाते हैं गुजरात में राहुल मोदी के बीच कैसे हुआ 2020 का खेल। Went after the ball, it's Akila Dhananjaya down there at third man. Oh, this side is exploring the night sky, just over those LED hoardings, and once again a lot of height. And another 6 for India. जमीन से आसमान तक धुआंधार प्रचार, जुबानों की तीखी नोकझोंक और एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग की 2 महीने पहले जब गुजरात में चुनावी मुकाबले की सुगबुगाहट हुई थी तो ये मुकाबला किसी टेस्ट मैच जैसा ही नजर आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ा, मुकाबला वनडे हो गया। लेकिन चुनाव करीब आते ही मैच में सियासी योद्धाओं ने चौके छक्कों की ऐसी बारिश कर दी कि मुकाबला 2020 में तब्दील हो गया। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स। मोबाइल फोन पर कोणे खाधा છે, દેશને કોણે ફોલી ખાધો છે, કોણે લૂંટી લીધો છે, એની વિગતવાર ચીજો। मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बल्ला लेकर उतरे तो कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मणिशंकर अय्यर ने ऐसी गेंद डाली जिस पर प्रधानमंत्री ने बॉल सीधे बाउंड्री पार करा दी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। श्रीमान मणिशंकर अय्यर એમણે કહ્યું આ મોદી તો નીચ જાતિનો છે, આ મોદી તો નીચ છે। ભાઈઓ બહેનો, આ अपमान गुजरात નું છે કે નહીં? अय्यर के नीच वाले बॉल पर छक्का लगा तो कांग्रेसी खेमा पूरी तरह सहम गया। इसके बाद अय्यर ने ओवर की दूसरी गेंद माफी वाली डाली, लेकिन ये गेंद भी मोदी को गुजरात की पिच से डिगा नहीं पाई। स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, फुल शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट। चुनावी मैदान का कोई भी ऐसा कोना बाकी नहीं था जहां प्रधानमंत्री ने स्कोर नहीं बनाया। अब यदि मेरे कहने पर यह बताया जा रहा है कि मैंने उनको नीच कहा जाति के लिहाज से, तो मैंने नहीं कहा, लेकिन तब भी क्योंकि मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी मांगना चाहता हूं। अय्यर की बॉल पर मोदी को यूं दनादन रन बनाते देख कांग्रेस ने भी झट से रणनीति बदली। पहले कांग्रेस ने अय्यर से बॉलिंग वापस लेकर उन्हें मैदान से बाहर किया। इसके बाद खुद राहुल गेंद डालने मैदान में उतरे। गलत शब्द का प्रयोग मत कीजिए, प्रधानमंत्री है, वो पद है, प्रधानमंत्री का पद है। आप कांग्रेस पार्टी के हो, प्यार से बात करो, मीठे शब्द प्रयोग करो और हराओ उनको। राहुल गांधी बॉल डाल ही रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को लेकर मणिशंकर अय्यर पर पाकिस्तान के साथ मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा दिया। टीवी पर छापाओं एक जबरदस्त चर्चा थी અને ચર્ચા એ વાતની હતી કે મણિશંકરના ઘરે પાકિસ્તાનના હાઈ કમિશનર, પાકિસ્તાનના એક ભૂતપૂર્વ વિદેશ મંત્રી, ભારતના ભૂતપૂર્વ ઉપરાષ્ટ્રપતિ
અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી. ભાઈઓ બહેનો, ગંભીર બાબત છે. પૂર્વ આર્મી ડાયરેક્ટર જનરલ અરશદ રફીક એમ કે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને મુખ્યમંત્રી બનાવવા માટે ટેકો કરવો જોઈએ. पाकिस्तान के साथ कथित फिक्सिंग के आरोपों में कितना दम था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये मुद्दा गुजरात के चुनावी मैच में आखिरी दिन तक छाया रहा. I am deeply pained and anguished by the falsehood and canards being spread to score political points in a lost cause by none else than Prime Minister Shri Narendra Modi. कांग्रेस के कप्तान राहुल गांधी का पूरा दारोमदार अपने 3 दिग्गज हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी पर था, लेकिन गुजरात के मैच में ये तीनों दिग्गज पीएम मोदी के आगे नहीं टिक पाए. दिखाते हैं आपको चुनावी मैदान पर राहुल के लगाए गए ये तीनों खिलाड़ी कैसे मोदी को बोल्ड करने में नाकाम दिखे. गुजरात के चुनावी मैच की बाजी पलटने के लिए कांग्रेस की तरफ से 3 धारदार खिलाड़ी उतारे गए थे. हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी. चुनावी ग्राउंड के पाटीदार एंड से कांग्रेस ने बॉलिंग के लिए हार्दिक पटेल को जिम्मेदारी सौंपी थी. ओबीसी कॉर्नर से बॉलिंग के लिए कांग्रेस ने अल्पेश ठाकोर को उतारा था, जबकि दलित मुद्दे पर मोदी को क्लीन बोल्ड करने की जिम्मेदारी जिग्नेश मेवानी पर थी. अब देखिए सियासी पिच पर तीनों धुरंधर बॉलर कैसे पीएम मोदी के आगे घुटने टेक दिख रहे हैं. इंडिया न्यूज सीएनएक्स के एग्जिट पोल नतीजों के मुताबिक गुजरात चुनाव में पाटीदार वोट पूरी तरह से बटा नजर आ रहा है. एग्जिट पोल के मुताबिक हार्दिक की वजह से कांग्रेस को कड़वा पटेल वोटरों का फायदा हुआ है. हार्दिक खुद भी कड़वा पटेल हैं, लेकिन लेउआ पटेल अभी भी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं. अब चुनावी मैच में अल्पेश ठाकुर का स्कोर देखिए. कांग्रेस को उम्मीद थी कि अल्पेश को दी गई 12 सीटों में से 8 से 10 सीटों पर उसे जीत मिलेगी. कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में अल्पेश को दी गई सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बेहतर नहीं कर पाए हैं. इन 12 सीटों में महज 2 से 3 सीटों पर ही जीत का अनुमान है. कांग्रेस से बाहर रहकर मोदी के खिलाफ यॉर्कर फेंकने वाले जिग्नेश मेवानी भी एग्जिट पोल नतीजों के मुताबिक कांग्रेस को कोई खास फायदा दिलाते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन दावे अब भी जारी हैं. एग्जिट पोल बकवास है, नॉनसेंस है. हर कीमत पे भाजपा आगे कुछ भी कर ले, पेरिस के एफिल टावर पे चढ़ के जंप लगा दे. 80 से ज्यादा एक भी सीट नहीं आ रही. इस बार भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, हमारी तो सीट निकल रही है. गुजरात के चुनावी मुकाबले में पहले ओवर की सभी गेंदें विकास के नाम पर रहीं, लेकिन जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ा ओवर दर ओवर मुद्दे भटकते गए. चुनावी मैच में आगे चलकर बाबर और औरंगजेब के नाम की गुगली फेंकी गई और आखिरी ओवर में आते आते इस मैच में पाकिस्तान चाय वाला सांप बिच्छू के नाम पर नो बॉल तक जमकर डाली गई. श्रीमान मणिशंकर अय्यर जब शाहजहां की जगह पे औरंगजेब आए तब क्या कोई इलेक्शन हुआ था? यह तो पहले से ही पता था कि जो बादशाह है उसकी औलाद को ही सत्ता मिलेगी. राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने राहुल को हिंदू, गैर हिंदू और जनेऊधारी हिंदू के मुद्दे पर ऐसा घेरा. इसके बाद राम मंदिर के मुद्दे पर कपिल सिब्बल का अदालत में दलील देना बीजेपी के लिए बड़ा चुनावी कार्ड बन गया. રામ મંદિરના મુદ્દે કેસ ચાલતો હતો, ત્યાં જેને ભાંગરો વાટ્યો કેસ એમ કે ચલાવો નહીં. કેમ? તો 2019 લોકસભાની ચૂંટણી પછી ચલાવો. તમે મને કહો ભાઈ, આ અયોધ્યા રામ મંદિરને ચૂંટણીને શું કરવા ભેગી કરો છો?
4 दिसंबर को वलसाड़ में प्रधानमंत्री ने जिस रैली में ये बयान दिया वो पहले चरण का दक्षिण गुजरात का हिस्सा है। एग्जिट पोल के मुताबिक दक्षिण गुजरात की 35 सीटों में से बीजेपी 24 सीटें जीतती हुई दिख रही है, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिलने का ही अनुमान है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कैसे हेलीकॉप्टर शॉट गुजरात के चुनावों में खेला, आप वो देखिए। सांप, बिच्छू, चाय वाला, लव पुरुष, नीच राजनीति करने वाला, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, पागल कुत्ता, नपुंसक, भस्मासुर, बंदर, औरंगजेब, मेंटली रिटार्टेड, अनपढ़, रावण, यमराज, ये सारे उपाधियां। गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण की 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन 7 दिसंबर को कांग्रेस से निलंबित हो चुके नेता मणिशंकर अय्यर ने कमजोर गेंद फेंक दी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। कांग्रेस की इस कमजोर गेंद को मोदी ने भापा और फिर पहले चरण के चुनाव से पहले 5 रैलियों में विरोधियों की काली को गुजरातियों के सम्मान से जोड़कर चौतरफा चौके लगा दिए। तो आपने देखा कि कैसे गुजरात के चुनावी संग्राम में राहुल और मोदी के बीच 2020 का मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में मोदी भारी पड़े और अब एग्जिट पोल के नतीजों में भी गुजरात में मोदी की जीत मिलती दिख रही है। लेकिन गुजरात की बाजी असल में कौन जीतता है, ये तो कल ही पता चलेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात में कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल से हमारी सहयोगी शीला भट्ट की एक्सक्लूसिव बातचीत। Hello and welcome to NewsX and India News. Ahmed Patel, former political secretary of ex-Congress President Sonia Gandhi. He is very well known. He is one of the most powerful political leaders of Congress party, but actually is not known much. He rarely speaks. Today we have a privilege to talk to him and ask him few questions. Ahmed bhai, thank you very much for joining us. Thank you. अमन भाई, आपने 40 साल से कम 40 years, yes. गांधी परिवार के साथ रहे और कांग्रेस पार्टी में रहे। आप आज के दिन आप राहुल गांधी नए प्रेसिडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आई एम सो हैप्पी कि आज उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है। मुझे पूरा विश्वास है देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन राहुल जी, जो गुजरात में मैंने उनको देखे हैं बहुत ही नजदीक से। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके आने से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई शक्ति मिलेगी और संगठन बहुत ही मजबूत होकर बाहर आएगा, जो किसी प्रकार के भी और आज जो पार्टी के सामने और देश के सामने जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला वो कर पाए। आपकी क्या राय है ईवीएम पर? विकास के नाम पे बात करना और आखिर में जाके पोलराइज करना, क्या ये सही बात है? क्या ईवीएम की मैं अभी चर्चा करना नहीं चाहता, वो तो वक्त आने पे वो भी चर्चा होगी। लेकिन अल्टीमेटली गुजरात में क्या किया आखिर में? क्या हुआ? ईवीएम उनको लगा कि वो हार रहे हैं तो उन्होंने पोलराइज करने की सिलसिले, और वो प्रधानमंत्री जी ने खुद की। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? तो आपको भी अमन भाई कहा जा सकता है कि आपने जिस तरह से जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल का हाथ पकड़ा पब्लिक में, और जिस तरह से आपने इलेक्शन के लिए आपने जातिवाद, इट्स नॉट जातिवाद। और हार्दिक, जिग्नेश और बाकी लोगों ने हमेशा ये कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हम जिनको अन्याय हुआ उनके लिए हम लड़ेंगे। हार्दिक ने कई बार कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पटेल के लिए या पाटीदार के लिए लड़ रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी मेरे युवा साथी है, मुझे इसमें जरा भी ऐतराज नहीं है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो भी है उनको रोजगारी मिले। और उसी तरह अल्पेश ने, ठीक है, ठाकुर समाज की बात की, लेकिन वो हार्दिक के ऑर्गेनाइजेशन का नाम पास था, पाटीदार आंदोलन समिति, पाटीदार था उसमें। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया है, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, उसको खिलाफ थे और कांग्रेस भी उन लोगों के खिलाफ थी। तो अगर इसमें उन्होंने साथ अगर दे भी दिया इनडायरेक्टली, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे उसके पहले एक आपको ये भी सवाल बहुत जरूरी है पूछना कि आपको नहीं लग रहा है कि गुजरात के कैंपेन में राहुल जी अच्छी तरह घूमे और बोले, पर वो हिंदी में भाषण दे रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह गुजराती में भाषण दे रहे थे, और आप बहुत लो प्रोफाइल रहे और गुजरात के स्टेट के नेता लीडर्स थे, वो पूरे गुजरात में नहीं बोले ना। फिर भी जो भी है, और ऐसा तो नहीं है कि भाई नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में जाके
वहां की लैंग्वेज में बोलेंगे और केरला में जाके उनकी लैंग्वेज में बोलेंगे। ये ठीक है, वहां हिंदी में बोले राहुल जी, और उनके पास रास्ता क्या था इसके अलावा, लेकिन बाकी लीडर्स गुजराती में बोलते थे। हमने सुना है आज जब राहुल जी प्रेसिडेंट बन गए तो उनकी नई टीम में सिर्फ नए यूथ होगा और अनुभवी चेहरे नहीं होंगे। ये तो आई थिंक ये आपका जो प्रश्न है कुछ उसका जवाब मैंने वक्त आने पे पता चलेगा। मैंने आपको लग रहा है कि वो ज्यादा इंदिरा गांधी की स्टाइल से काम करेंगे या सोनिया गांधी? वो अपने स्टाइल से काम करें। वो उनकी अपनी स्टाइल कैसी है? अपनी स्टाइल है, सबको साथ लेके चलो, कांग्रेस को मजबूत करो। हर एक की अपनी अपनी स्टाइल होती है। वो आइडियोलॉजी तो गुजरात में ही आपने हम सबको कंफ्यूज कर दिया। क्या कंफ्यूज कर दिया? आप देखेंगे जब नतीजा आएगा। डेफिनेटली कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से लड़ी है और मुझे पूरा अभी भी आज भी विश्वास कि सरकार बनेगी। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।